हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं 10वीं क्लास का विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 8 कार्बन और उसके यौगिक। अब तक हमने इसमें कार्बन और उसके अपर रूप भी पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नामकरण, उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे का कुछ महत्वपूर्ण यौगिक दैनिक जीवन में जो काम आते हैं, यानी दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ कार्बनिक यौगिक। जैसे फर्स्ट है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या बोलते हैं, जो पहला कार्बन यौगिक है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैश। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रेऑन भी कहते हैं, फ्रेऑन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको ये मान लें कि जब यदि कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन फ्लोरीन और क्लोरीन से हो जाता है तो उन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये बनते कैसे हैं, यानी इनका जो दूसरा नाम है इसमें क्या कहते हैं, इनको पॉली क्लोरो डैश फ्लोरो कार्बन या फ्रेऑन भी कहा जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले उनको बनाते हैं। बनाने की विधि होती है कि यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी बनाने की विधि में क्या लिखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। जैसे अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कई तरह के होते हैं, उनके नामकरण हम पढ़ेंगे इसके बाद। हमने इस पहले जो वीडियो में थे उनमें भी इनका नामकरण, फ्रेऑन का नामकरण पढ़ा था। ये जो अभिक्रिया होती है वो SbCl5 की उपस्थिति में होती है। HF से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसमें क्या होता है, मैं इसकी संरचना को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो इसका क्लोरीन यहाँ से हटता है, H के साथ में जुड़कर बाहर निकल जाता है और ये फ्लोरीन यहाँ से हटकर इसकी जगह पर क्लोरीन की जगह पर आकर जुड़ जाता है, जिसे हम द्विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। हमने पढ़ा है ना। तो कार्बन के पास कितने क्लोरीन बच गए, 1 2 3 क्लोरीन बच गए, तो हमने यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। इसकी जगह पर कौन जुड़ गया, ये फ्लोरीन आकर यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं CCl3F। प्लस में कौन बाहर निकला, HF, दोनों HF बाहर निकल गए, सॉरी HCl बाहर निकल गए, ठीक है, ये दोनों। तो ये बन गया हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन गया। इसको फ्रेऑन कहते हैं, फ्रेऑन 11 इसका नाम होता है। अब देखो फ्रेऑन 11 कैसे नाम पड़ा, इसका भी हम नामकरण अब पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा का मतलब होता है कि कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन को क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं। इसमें 3 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन की जगह पर F जुड़ गया, यानी फ्लोरो जुड़ गया इसको, है ना। तो ये टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका नाम है। और ये जो जुड़ता है, ये दूसरा यौगिक क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो कैसे लिखोगे कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फ्रेऑन बनते हैं,
ठीक है। अब फ्रेऑन 11 बना है कि 12 बनता है या 111 बनता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह कौन जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन वाला जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा, 2 अंकों में होगा। अगर मान 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे तो 3 अंकों में इसका नाम होगा। उसका नामकरण हम अभी पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण। देखो नामकरण कैसे करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नामकरण। इसके नाम में जैसे फ्रेऑन के सूत्र में, अणु सूत्र में कार्बन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन के आधार पर इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, फ्रेऑन XYZ। यहाँ पर X क्या होता है, Y क्या होता है और Z क्या होता है। फ्रेऑन को कैसे लिखते हैं, XYZ के रूप में ये अंक लिखे जाते हैं। X का मान कितना है, 1 है, 2 है, 0 है। Y का कितना है और Z का कितना है। X की जगह होता है कार्बन, कि कार्बन कितने हैं। Y की जगह होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं। Z की जगह होता है फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो इनका पता कैसे लगाते हैं, यहाँ पर मैंने उस वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी है। हम उनको कैसे लिखते हैं, यदि मान लो कार्बन किसी अणुसूत्र में कार्बन है तो कार्बन में हम -1 लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके बाद जो इसको X से इंडिकेट करते हैं हम यहाँ पर, और यदि हमें Y लिखना हो तो Y को क्या करते हैं, देखो ये उसका सूत्र लिखने का तरीका है कि X का मतलब होता है कि फ्रेऑन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में 1 कम कर देते हैं, यानी C-1 करेंगे। यदि फ्रेऑन में 2 कार्बन हैं तो हम उसमें से 1 कम कर देते हैं, तो उसकी जगह 1 लिखते हैं। ऐसे ही फ्रेऑन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ देते हैं, यानी यदि हाइड्रोजन 1 हुआ पहले से ही तो उसमें 1 और जोड़कर +2 कर देते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन का लिख देंगे। और फ्रेऑन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। जैसे 3 फ्लोरीन है तो 3 लिख देंगे संख्या, 4 फ्लोरीन है तो संख्या 4 लिख देंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ, कुछ नाम लिखता हूँ। CFCl3, अब ये है CFCl3। अब यहाँ पर देखो इस फ्रेऑन है, फ्रेऑन क्यों है, इसमें कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है। कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, 1 2 3 4। अगर मान लो ये इस तरह से होता CFCl2, अब यहाँ ध्यान से समझना थोड़ा सा कि अगर मान लो कोई नहीं मिले तो हम हाइड्रोजन लगाते हैं, ये तो पता ही है, संयोजकताओं को संतृप्त करते हैं हाइड्रोजन से। अब इसकी बात करें हम पहले, कार्बन से 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन जोड़ दिया। क्लोरीन कितने हैं, 2, तो 2 क्लोरीन जोड़ दो। अब ये एक जगह बच गई है ना, तो यहाँ पर कोई नहीं है जुड़ने के लिए, तो हम क्या जोड़ देते हैं, हम यहाँ पर हाइड्रोजन मानते हैं। अब हाइड्रोजन को सूत्र में नहीं लिखते हैं, ध्यान रहे कि हाइड्रोजन को सूत्र में नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ कार्बन को ही लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन माना जाता है। अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसका यदि नामकरण करते हैं तो इस सूत्र के अनुसार करेंगे। तो नामकरण कैसे होगा इसका, यानी हम लिखेंगे, इसका नाम क्या हो गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CFCl2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रेऑन, ठीक है। कितना है भाई, X का मान कितना है, Y का कितना है और Z का कितना मान है, वो इससे निकालो। X फ्रेऑन अणु में उपस्थित कार्बन की संख्या में से 1 कम कर देते हैं। कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो X का मान आ गया हमारा 0। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ, फ्रेऑन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। कितने हाइड्रोजन है इसमें यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन था, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन में 1 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1 + 1।
कितना हो गया 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। क्लियर है। अब ये मत समझ सर इसमें तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है ना। हाइड्रोजन हम इसमें दर्शाते नहीं है, जबकि वास्तव में हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। जबकि कार्बन बंध तो 4 बना सकता है, तो 1 बंध नहीं बना रखा, तो उसकी जगह हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन मानते हैं। हाइड्रोजन को सूत्र में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ किसको दिखाते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन को। इसी के आधार पर नाम पड़ा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, Y का मान भी आ गया। अब देखो Z क्या कहता है, फ्रेओन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, यानी F कितने हैं, एक ही F है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, नाम हो गया फ्रेओन 21, ये इसका नाम हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ बात इस एग्जाम्पल पर, इस वाले पर। अब मैं इसमें देखो, ये जो H है इसको हटा दो, ये जगह खाली है। इसमें कितने फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है, ये जोड़ दिया। क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन ये जुड़ गया, दूसरा ये जुड़ गया, तीसरा यहाँ जोड़ दूँ, हो गए तीनों। तो अब देखो, अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ सकता है, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। तो हम इसका सूत्र क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको लिखेंगे हम CFCl3, यानी इसका नाम क्या होता है, फ्रेओन। कितना, X का मान कितना है, Y का कितना है और Z का लिख दो। X का मान कितने कार्बन है, 1 कार्बन है इसके पास, 1 ही कार्बन है, तो उसमें से 1 घटा दो। कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, कितना बचा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, X की जगह 0, X का मान 0 है। क्लियर है। अब आ जाओ हाइड्रोजन में, फ्रेओन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या। तो अब इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या लिखे हम, 0। प्लस में कितना है, 1, तो कितना आया, 1 ही आ गया। ठीक है, तो हम Y की जगह क्या लिखेंगे, 1। अब Z देखो, फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या, 1 फ्लोरीन है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे 1। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया फ्रेओन 11, ये से नामकरण करते हैं, है ना, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट चलते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम्पल कराते हैं, 1-2 एग्जाम्पल कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है फ्रेओन का, फिर इसका उपयोग लिख देंगे। ये 3 नाम है, इनसे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। नाम ये सूत्र लिखे हुए हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये इसका नामकरण कीजिए, कौन सा फ्रेओन है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हमें इसकी संरचना बनानी आनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, तो बनाने सीख लो। कि देखो कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन लिख दिया। 1 कार्बन कितने बंध बनाता है, 4। इसमें कौन कौन जुड़े हुए हैं, 2 फ्लोरीन हैं, ये जोड़ दिए, 2 क्लोरीन हैं, तो समझ सकता है चारों पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखो इसमें हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, हाइड्रोजन की जगह ही नहीं बची, तो इसका नाम क्या लिखते हैं, फ्रेओन। X का मान कितना, Y का कितना और Z का कितना, वो लिखना है। X का मतलब होता है कार्बन, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो हमने X का मान लिख दिया 0। ठीक है, 0 को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है इसको लिखना। अब इसका मतलब है Y में है फ्रेओन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या। इसमें कहीं हाइड्रोजन है, नहीं है ना भाई, इसमें तो नहीं दिख रहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, संरचना से पता चलता है। हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेंगे, 0 प्लस में 1, तो कितना बच गया, 1। तो Y की जगह लिख दिया हमने 1। ठीक है, अब देखो CF कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन 2, तो 2 है, तो यहाँ पर सीधा लिख दो 2। तो नाम क्या हो गया इसका, फ्रेओन 12। क्लियर है। इस पर आ जाओ, इसकी संरचना में सबसे पहले लिखो कार्बन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ये कार्बन लिख दिए हमने 2। 3 है तो और आगे लिख देंगे। ठीक है, अब कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। 1 तो बंध इन दोनों ने बना रखे हैं, अब 3 जगह और बच गई है खाली। 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन जोड़ दो, मान लो 1 इधर जोड़ दिया, 1 इधर जोड़ दिया, बराबर जोड़ते चलो। 4 क्लोरीन है तो 2 Cl यहाँ पर और 2 Cl यहाँ पर,
हो गए। तो ये संरचना हो गई। इसमें हाइड्रोजन आया कहीं पर नहीं है, तो हाइड्रोजन का मान कितना है 0 प्लस में 1 यही रहेगा, एक हाइड्रोजन लिख देना है। तो अब इसका नामकरण करते हैं, नाम क्या हो जाएगा फ्रेयॉन डैश। कितना लिखें, x का मान 2 कार्बन है 1 2, तो यहाँ पर सूत्र हमारा क्या था C-1, तो 2 - 1 बराबर कितना आया 1। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। क्लियर। अब y पर आ जाओ। y का मतलब होता है हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं है सर यहाँ पर। तो क्या करेंगे 0 हाइड्रोजन है, तो इसका सूत्र क्या होता है 0 प्लस में 1, तो कितना आया 1। यहाँ भी क्या लिख दो 1। ठीक है। अब फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन है 2 1 और 2, तो यहाँ पर कितने लिख दो 2। तो ये हो गया हमारा फ्रेयॉन 112। क्लियर। अब आ जाओ इसमें भी 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन। अब 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये 3 जगह खाली है इस तरह से, तो 3 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 2 3, एक तरफ 2 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 दोनों को यहाँ जोड़ दो, दोनों को वहाँ जोड़ दो, एक ही बात है। अब क्लोरीन कितने हैं 3, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। इसमें भी हाइड्रोजन नहीं आया, तो कोई बात नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे फ्रेयॉन। हमारे पास एक तो रहेगा हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि प्लस में 1 कर रहे हैं, तो ये 0 हुआ तो ये 1 बचेगा, 1 आ गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है। कार्बन देखो कितने हैं 2 में से 1 कम कर दो, यानी 2 - 1 बराबर 1, यहाँ लिख दिया 1। इसके बाद है y का मतलब हाइड्रोजन कितने हैं 0 प्लस में 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। अब फ्लोरीन कितने हैं 1 2 3 फ्लोरीन है, यानी ये वाले 1 2 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो ये हो गया फ्रेयॉन 13। इस तरह से फ्रेयॉन का नामकरण करते हैं। अब लिखते हैं इसके उपयोग। तो इसके उपयोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर इसका उपयोग लिख देते हैं। फ्रेयॉन के उपयोग में किस में करते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्री और जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें भी इसका प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किस किस में करते हैं, एसी एयर कंडीशनर, फ्रीज रेफ्रिजरेटर बोलते हैं जिसको, रेफ्रिजरेटर, शीत संग्राहक यानी कोल्ड स्टोरेज, जैसे इनमें सब्जी वब्जी रखते हैं ना, या ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जो गर्मी से ख़राब हो जाए तो उनको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। आदि में प्रशीतक के रूप में या शीतलक के रूप में लिख सकते हो, प्रशीतक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में, उनको ठंडा करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन उपयोग है एसी, रेफ्रिजरेटर, शीत संग्राहक आदि में इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, और अक्रिय विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अक्रिय विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गए इसके उपयोग, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ये हमारा फ्रेयॉन कंप्लीट हो गया। इसके बाद लिखते हैं कि सीएनजी और एलपीजी यानी प्राकृतिक गैस और लिक्विफाइड गैस। हमारा जो सेकंड टॉपिक है सीएनजी व एलपीजी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है सीएनजी एलपीजी में कौन अधिक श्रेष्ठ होती है और इनके क्या क्या, इनके फुल नेम क्या होते हैं। तो पहले सीएनजी पढ़ते हैं। सीएनजी, सी से होता है कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित या दबाई हुई नेचुरल गैस, है ना, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जो नेचुरल गैसें होती हैं वो प्रकृति से प्राप्त होती है, नीचे ज़मीन से। ये कहाँ पाई जाती हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनकी परतों के ऊपर ये गैसें पाई जाती हैं। जब पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाता है, उनको खोद कर निकाला जाता है, तो उनके साथ साथ ये गैस भी बाहर निकल आती है, यानी प्राकृतिक गैस भी बाहर निकल आती है, नेचुरल गैस भी बाहर निकल आती है। अब बाहर निकलते ही इसको उच्च ताप और उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है,
तो जिससे जो गैस बनती है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि जब यानी यह पेट्रोलियम पदार्थों की परतों के ऊपर होती है, जब इन्हें खोदकर पेट्रोलियम पदार्थों को खोदकर निकाला जाता है तो ये गैस भी बाहर निकलती है। देखो ये है सीएनजी के बारे में, यह पेट्रोलियम पदार्थों की परतों के ऊपर होती है। जब पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाता है तो प्राकृतिक गैस भी बाहर निकलती है, जिसे उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है यानी दबाया जाता है, तो इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि इसका जो मुख्य अवयव होता है वो मैथेन होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है, मैथेन, यानी मैथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ साथ कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, कुछ भी हो, कोई से भी हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैथेन ही होती है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। इसका मतलब कार्बन यानी धुआं कम निकलता है, जिससे इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO व कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकलती है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, इसलिए इसलिए अच्छी होती है LPG की तुलना में। और भी कई कारण होते हैं। तो इसका उपयोग किस में करते हैं? उपयोग घरेलू कामों में ईंधन के रूप में किया जाता है और गाड़ियों में भी ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो सीएनजी के नीचे उपयोग लिख लो। सीएनजी का उपयोग क्या होता है कि ईंधन के रूप में काम आती है। मेन जो काम क्या होता है, ईंधन के रूप में काम आती है, इसका मेन उपयोग है। इसके बाद LPG और CNG से हम गाड़ी भी चला सकते हैं। यातायात में इनका डीजल के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड लिख लो, यातायात में डीजल के स्थान पर CNG का उपयोग वाहनों में करते हैं। ये हो गए CNG। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पढ़ेंगे हम LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये कैसे होती है और कैसे बनाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। CNG का इतना ही लिखना है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो यानी ये है LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये इसका पूरा नाम है। एग्जाम में आ जाता है कई बार CNG व LPG के पूरे नाम लिखिए, फुल फॉर्म लिखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसको द्रवित क्यों करते हैं कि जब हम किसी गैस को अत्यधिक ताप पर व दाब पर दबाते हैं तो द्रव अवस्था वो गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है। ऐसे इसमें किया जाता है कि पेट्रोलियम के कई अवयवों के साथ जब हम खनन करते हैं तो पेट्रोलियम के जो अवयव निकलते हैं उनके साथ साथ कई तरह की गैसें निकलती हैं। तो उन गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और इनके प्रभाजी आसवन से मुक्त गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित करके द्रव अवस्था में बदला जाता है, लिक्विड अवस्था में बदला जाता है, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कहते हैं। अब ये गैस LPG हो गई। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि CNG व LPG में कौन श्रेष्ठ है वह क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर प्रश्न एग्जाम में, या इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि CNG श्रेष्ठ गैस है, श्रेष्ठ गैस है क्योंकि यह हल्की होती है और दहन पर यानी जलाने पर कम प्रदूषण करती है। ठीक है। दूसरी बात जो LPG होती है, अब मान लो कहीं पर रिसाव हो जाए, यहाँ लिखेंगे जबकि LPG गैस
भारी गैस होती है, भारी गैस होती है। यदि CNG का रिसाव हो जाए तो वह पर्यावरण में तुरंत फैल जाती है, तुरंत फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? हल्की होने के कारण। जबकि LPG भारी गैस होने के कारण नीचे ही रह जाती है, ठीक है, और दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। इसलिए तो कहते हैं CNG गैस अच्छी होती है, क्योंकि वो हल्की होती है, कहीं पर रिसाव हो जाए तो वो तुरंत ही पर्यावरण में मिल जाती है। जबकि LPG भारी होने के कारण पर्यावरण में नहीं मिल पाती है और जिससे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि CNG गैस अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है। क्वेश्चन आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुलक पॉलीमर। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बहुलक या पॉलीमर। देखो बहुलक होते क्या हैं? बहुलक या पॉलीमर ग्रीक शब्द है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है इकाइयाँ। पॉलीमर दो शब्द हैं, पॉली प्लस में मर। पॉली का मतलब होता है बहुत और मर का मतलब होता है इकाइयाँ। हम ये कह सकते हैं जब बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़कर, जब छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं तो उसे हम बहुलक कहते हैं, यानी पॉलीमर कहते हैं। तो परिभाषा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जब, ये लिख लो इसकी, जब छोटे छोटे सरलतम या एकलक अणु, हम एकलक बोलते हैं एक, दो है तो द्विलक, बहुत सारे हैं तो बहुलक, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब छोटे छोटे एकलक अणु परस्पर मिलकर उच्च अणुभार वाले बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं तो उन्हें पॉलीमर या बहुलक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया, यानी बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जब छोटे छोटे अणु, यानी हम ये कह सकते हैं बहुत सारे एकलक यानी बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाते हैं? बहुलक बनाते हैं। यानी ये एकलक क्या होते हैं? हम ऐसे बोल सकते, एकलक क्या बनाएंगे? बहुलक। ये होते हैं निम्न अणुभार वाले, आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? उच्च अणुभार वाले जब यौगिक बनाते हैं तो उसे हम बहुलक कहते हैं और ये प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। तो अब हम पढ़ेंगे बहुलकों के प्रकार। दो प्रकार के बहुलक होते हैं। बहुलक के प्रकार क्या होता है? एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, और दूसरा होता है संश्लेषित बहुलक। अब इनके भी कई एग्जाम्पल हैं, हम पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक बहुलक का मतलब होता है कि ऐसे बहुलक जो हमें
जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से यानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे हम बात करें कि प्रोटीन, ये जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाला बहुलक है, ठीक है। और कपास, ये प्रकृति से प्राप्त होने वाला बहुलक है। रबर, ये सभी क्या है, आदि, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं कि संश्लेषित बहुलक वो होते हैं जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं। क्या होते हैं कि जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। यानी जैसे मान लो नायलॉन 66 हो गया, टेरिलीन हो गया, है ना, और प्लास्टिक हो गए। प्लास्टिक भी क्या है, संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक भी कई तरह के होते हैं, तो हम इनका बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक बहुलक। क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, यानी जो प्रकृति में जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक जो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से अर्थात प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर, स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन आदि, है ना। कपास भी एक रेशा ही है, तो प्राकृतिक है। तो इसमें क्या पहले पढ़ेंगे, प्राकृतिक बहुलक, यही है हमारे सिलेबस में, प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है, ये पेड़ पौधों से एक द्रव रूपी पदार्थ निकलता है जिसे लैटेक्स या क्षीर कहते हैं। सफ़ेद दूध से जैसा पदार्थ होता है उसे हम रबर कहते हैं, प्राकृतिक रबर कहते हैं। वो क्या होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी पेड़ के द्रव रूपी सफ़ेद रंग के पदार्थ जिसे क्षीर या लैटेक्स कहते हैं से प्राप्त होता है, ठीक है। सफ़ेद रंग के पदार्थ होता है, क्षीर या लैटेक्स कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। इसमें की विशेषता क्या होती है कि यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बहुत सारी आइसोप्रीन मिलकर पॉली आइसोप्रीन कहलाती है, जिसे हम प्राकृतिक रबर कहते हैं। तो अभिक्रिया के रूप में इसको कैसे लिखते हैं, आइसोप्रीन का सूत्र क्या होता है कि ये एक 4 कार्बन की श्रृंखला होती है, ब्यूटाडाइन होती है। हम कैसे लिखते हैं, CH2, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो अब देखो इस हम H को यहाँ से हटा दें, यहाँ पर हम लगा दें CH3, तो ये हो गया आइसोप्रीन का सूत्र है। अगर हम इसके N अणु लेते हैं, N का मतलब होता है बहुत सारे अणु, तो ये क्या हो जाता है, बहुत सारे अणु आपस में जब जुड़ते हैं उसे बहुलकीकरण की क्रिया कहते हैं। और बहुलकी की क्रिया में बहुत सारे यानी प्राकृतिक रबर बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसको गर्म करते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन कहलाती है। और क्या बनता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा। तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा, CH2, और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया CH, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया C, नीचे लगा हुआ है CH3, आगे सिंगल बॉन्ड और CH2, आगे डैश कर दो और आगे इसको बढ़ा दो, ऐसे लगाकर नीचे N लगा दो। N का मतलब है बहुत सारी इकाइयाँ, ये जुड़ती जाएंगी, ऐसे लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। तो अब देखो बहुत सारी इकाई, बहु यानी बहु का मतलब होता है बहुत सारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी इकाइयाँ। ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन के नाम के आगे क्या लगा देंगे, पॉली। जब पॉली लगा देंगे तो बहुलक बन जाएगा, तो क्या कहलाएगा, पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्राकृतिक रबर, ठीक है।
नेचुरल रबड़ कहते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, इसको खींचते हैं तो टूट जाता है, यानी इसमें तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है ना, लचीलापन बहुत कम होता है, इसमें दुर्गंध आती है और ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें सल्फ़र मिला देते हैं, सल्फ़र मिलाकर इसको फिर गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बंद टूट जाते हैं और इसका वल्कनीकरण हो जाता है, तो इसे सल्फ़र का वल्कनीकरण कहते हैं। देखो, प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता व तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें सल्फ़र मिलाकर गर्म किया जाता है। तो ये प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। कई बार एग्जाम में आ जाता है रबर का वल्कनीकरण किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब प्राकृतिक रबर में सल्फ़र मिलाकर उसको गर्म करते हैं तो जिससे उसकी तनन सामर्थ्य और प्रत्यास्थता बढ़ जाती है तो उसे वल्कनीकृत रबर कहते हैं तथा यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त जो रबर होता है कम घिसने वाला होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। तो ये तो थे प्राकृतिक बहुलक। अब है सेकंड है संश्लेषित बहुलक। जो हम सेकंड पढ़ेंगे वो क्या है, संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक की डेफिनेशन क्या होती है कि वे बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे उनमें बैकलाइट है, पीवीसी है, नायलॉन 66 है आदि। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ये हो गई कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक की परिभाषा। मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित बहुलक संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक कहलाते हैं। जैसे कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर, सिंथेटिक रबर भी होते हैं। तो हम पहला क्या पढ़ते हैं, कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे, तो कृत्रिम रेशों में क्या होता है, जैसे नायलॉन 66 आता है, टेरिलीन आता है, रेयॉन आता है ना, ये आदि। हम यही पढ़ेंगे 10th क्लास में, आगे ज़्यादा पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, इतना ही याद करना है इनको। तो कृत्रिम रेशों में पहले लिखते हैं नायलॉन 66। तो ये 66 का मतलब क्या होता है, ये किससे निर्मित होता है, तो इसमें एडिपिक अम्ल और देखो नायलॉन 66 कैसे बनता है कि यह एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का मतलब होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं, C6 होता है, तथा हेक्सामेथिल डाइएमीन, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। तो जब 6 कार्बन और 6 कार्बन की इकाइयाँ जुड़ती हैं तो यहाँ हम 66 लिखते हैं। तो सूत्र क्या होता है एडिपिक अम्ल का, HOC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये कितने हो गए, कॉमा लगा कोष्टक लगा के 4 लिख दो, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गए। ये क्या है, इसको बोलते हैं एडिपिक अम्ल बोलते हैं, एडिपिक अम्ल। इसके बाद है हेक्सामेथिल डाइएमीन। अब हम इसका क्या लेते हैं, N अणु लेते हैं। जहाँ पर N लग गया इसका मतलब बहुत सारे अणु, अनगिनत अणु हैं ये एडिपिक अम्ल के। प्लस में हम किसकी, हेक्सामेथिल डाइएमीन NH2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और CH2 कितने हैं, 6 हेक्सामेथिल डाइएमीन। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर इसके भी हम N अणु लेते हैं। N का मतलब होता है बहुत सारे अणु। इसका नाम हो गया हेक्सामेथिल डाइएमीन, ये हो गया एडिपिक अम्ल। ठीक है, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल के अणु का निष्कासन होता है, यानी एक H इसका और OH इसका हट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बाहर निकल गया, -H2O। कितने H2O निकलेंगे भाई, N। क्यों N क्यों निकलेंगे, क्योंकि अब हमें पता नहीं कि एडिपिक अम्ल कितने सारे हैं और हेक्सामेथिल डाइएमीन कितने सारे हैं। अब दोनों जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो बहुत सारे जल के अणु निकलेंगे, तो हम यहाँ N इसके आगे भी लगा देते हैं। 2 अणु जुड़ेंगे तो 1 जल का अणु बाहर निकलेगा, फिर 2 और जुड़ेंगे फिर 1 जल का अणु और निकलेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा फिर जल का अणु बाहर निकलेगा। इस तरह से जुड़ते जाएंगे और जल का अणु बाहर निकलता जाएगा। तो अब देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ,
यहाँ पर लगाया हमने NH, तो NH2 ये माना जाता है, ये भी NH2 है। ठीक है, तो अब देखो इधर का यहाँ से H हट गया, इसका यहाँ से OH हट गया। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं HO, फिर क्या लिखें C डबल बॉन्ड O, फिर क्या लिखें CH2। कितने हैं ये CH2? ये है 4, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखें C डबल बॉन्ड O, फिर ये देखो C डबल बॉन्ड O के आगे ये जो है C डबल बॉन्ड O है, ये हट गया यहाँ से यहाँ तक का। हमें ये जोड़ना है इस कार्बन से, सीधा जोड़ना है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ मैं NH, लिख दिया ये। अब आगे आ जाओ CH2 और ये हो गया 6। ठीक है, अब आगे क्या बचा? NH2। तो अब इसमें देखो निकल क्या गया, ये बाहर निकल गया, यहाँ से यहाँ तक हमने नहीं लिखा है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि NH2 था, यहाँ भी NH2 है, इसमें से NH2 में से एक H बाहर निकल गया, तो हम इसका H भी हटाएंगे। भाई यहाँ से भी H हटाएंगे, तो हमने एक H हटा दिया, तो यहाँ क्या बच गया? NH। ठीक है, आगे क्या लगा दे? डैश, और ऐसे करके ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो इस COOH, ये OH हटा इसका, तो इसका OH भी हटाएंगे। ये जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ये भी हटाने हैं हमें दोनों साइड से, तो हमने इसका ये हटा दिया OH। यहाँ क्या बच गया? ये डैश बच गया, और इसको ऐसे कर दो और N लगा दो। ये हो गया हमारा नायलॉन 66। ठीक है, अब 66 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन होते हैं एडिपिक अम्ल में, तो 6 के कार्बन मिलते हैं, तो नायलॉन 66 बनता है। ये एक कृत्रिम रेशा होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर इसके उपयोग लिखते हैं। तो ये हो गया नायलॉन 66 के उपयोग। मशीन के गियर बियरिंग बनाने में इसका उपयोग करते हैं, टायर बनाने में करते हैं, कपड़े, रेसे, रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने में किया जाता है। ये एडिपिक अम्ल है, ऐसे बनता है। इसको अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को स्लो करके और बार बार देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉलीमर है, ये तो था नायलॉन 66। इसके बाद है नायलॉन टेरिलीन या डेक्रोन भी बोलते हैं। वो कैसे बनता है उसको लिखते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉलीमर है वो है टेरिलीन, सेकंड है टेरिलीन। ये हम रेसे पढ़ रहे हैं टेरिलीन, इसको डेक्रोन भी कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं। ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से बनता है, जिसे टेरिलीन या डेक्रोन कहते हैं। देखिए ये टरथैलिक अम्ल का ये सूत्र है, ये एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है। अब हम क्या लेते हैं? इनके N अणु लेते हैं। N का मतलब बहुत सारे अणु, इसके भी हमने क्या लिए? बहुत सारे अणु। दोनों को मिलाते हैं तो इसमें से वही जल का अणु बाहर निकलता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि एक का तो H बाहर निकला है और दूसरे का OH बाहर निकला है, तो उस हिसाब से हम दोनों साइड से निकालेंगे। जब ये दोनों संघनित होते हैं, कौन बाहर निकल गया? NH2O, यानी जल का अणु बाहर निकल गया। ये कितने जल के अणु हैं? बहुत सारे जल के अणु बाहर निकले हैं, तो ये भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं। अब इसको सारे को ऐसे लिखो, देखो इसमें भी यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH था। ठीक है, इसका OH हट गया, ये बाहर निकल गया, तो इसको भी हटा दो। यहाँ से क्या लिखेंगे? सीधा ही डैश लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे? C लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड O लिखेंगे, फिर ये बेंजीन वाले बनाएंगे इस तरह से, ये फिर आगे C लिखेंगे, फिर नीचे डबल बॉन्ड O लिखेंगे। अब यहाँ पर डैश लगाएंगे, ये नहीं लिखेंगे, हट गया ये, तो यहाँ तक हट गए, ये लिखना है O। ये O कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। फिर आगे क्या लिखना है? CH2, ये CH2। तो अब देखो आगे क्या लिखूँ मैं? OH लिखूँ। OH में से ये H हट गया, तो इसका भी H हटा दो, यहाँ से इसका भी H हटा देना है, तो यहाँ क्या बच गया? O। ठीक है, अब इन सिरों पर ये सिरा इधर बढ़ गया, ऐसे लगा दिया, इसके आगे भी डैश लगा दो, ये, और यहाँ लिख दो N। तो ये जो बहुलक बना है, उत्पाद बना है, इसे क्या कहते हैं? टेरिलीन कहते हैं। टेरिलीन या डेक्रोन या पॉलीएस्टर,
इसी का नाम है। ठीक है, ये बन गया बहुलक, संश्लेषित बहुलक है टेरिलीन। अब इसके उपयोग किस में होते हैं? उपयोग वस्त्र उद्योग में, यानी कपड़े भी इससे बनाए जाते हैं, और नावों की पाल, बेल्ट, चुंबक के टेप, फिल्म आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मैं यहाँ उपयोग भी लिख देता हूँ, उपयोग वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, कौमा, नावों की पाल, नावों की पाल, ये क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जो छोटा कायदा होता है उसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें नाव बनी होती है, नाव के ऊपर क्या होता है, इस तरह से नाव है, एक कैसे कपड़ा सा बंधा होता है इस तरह से, ये नावों की पाल, इसको बनाने में जो कपड़ा यूज होता है वो टेरिलीन का होता है। तो क्या लिखेंगे? नावों की पाल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। बेल्ट बनाते हैं, बेल्ट बनाने में बेल्ट बनाने में इसका उपयोग होता है। बेल्ट बनाने में हम इन उपयोगों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। चुंबकीय टेप और फिल्म बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। चुंबकीय टेप व फिल्म बनाने में ये इनका उपयोग है, सारे उपयोग है। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। ये हमारा टेरिलीन हो गया, है ना, बहुलक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में क्या होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीधा सिंपल सा सूत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट साथ साथ बनाते चलना। इसमें देखो, ये है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होती है? एथीन के बहुलकीकरण से बनती है, यानी यहाँ लिख दो, यह है एथीन के बहुलीकरण से बनती है। जब उत्प्रेरक और उच्च दाब की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो ये पॉलीथीन बनती है। एथीन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, ये भी H है और ये भी H है। ठीक है, अब हम इसके N अणु लेते हैं। N का मतलब बहुत सारे अणु। ये क्या है? एथीन। इस सूत्र को याद रखना, इसी सूत्र से सारे प्लास्टिक बना देंगे हम, इसी सूत्र से। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। ये एथीन हो गया। अब इसका बहुलकीकरण कराते हैं, यहाँ पर लिखना है बहुलीकरण। ठीक है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रेरक है ना, पेरोक्साइड हो सकते हैं। अब इसमें क्या बनता है? हम डबल बॉन्ड हटा देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हटा दिया बीच में से, और दोनों सिरों पर डैश कर देते हैं, यानी यहाँ पर डैश कर दिया और ये डैश कर दिया, ये हो गया। इसे बोलते हैं पॉली प्लस में एथीन। पॉली का मतलब बहुत सारी, एथीन का मतलब एथीन इकाइयाँ। इसको मिलाकर क्या बोलेंगे हम? पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन का नाम सुनते याद आ गया होगा ना, क्या क्या काम आती है। जो हम बाजार में जाते हैं, कुछ सामान लाते हैं, तो दुकानदार उनको पॉलीथीन में डाल देता है, तो वो पॉलीथीन है ये। तो इसके उपयोग क्या होते हैं? अब देखो, बहुलकीकरण की क्रिया क्या होती है ये समझो पहले। अब जैसे हमने लिया एक एथीन, यहाँ पर मैंने दूसरा एथीन लिया, यहाँ पर मैंने फिर तीसरा एथीन लिया, 3 एथीन ले लिए। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा कि यहाँ का ये डबल बॉन्ड निकलकर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड निकलकर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड निकलकर और आगे किसी को जोड़ता चला जाएगा। तो अब देखो क्या बन गया, ये बन गया CH2। यहाँ क्या बचा? एक बंद बचा, ये लिख दिया हमने CH2। इनके बीच में एक बंद आ गया, ये बंद टूटकर यहाँ आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया। अब ये लिख दिया हमने CH2। फिर यहाँ एक बचा बंद, इसको भी हमने लिख दिया CH2। फिर ये बंद टूटकर यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ गया इस तरह से CH2। ये डबल बॉन्ड आगे चला गया, तो एक बचा यहाँ पर CH2 आ गया ऐसे इसको पीछे बढ़ा दो। तो ऐसे देखो बहुत सारी इकाइयाँ एकल बंद हो गए, सब में एक एक बंद बच गए।
एक बंद है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। एन का मतलब ऐसी बहुत सारी लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। यहाँ भी हमने एन लगाया है तो वहाँ भी हमने एन लगा दिया। अब इसके उपयोग लिख लो, पॉलीथीन के क्या क्या उपयोग होते हैं। थैलियाँ बनाने में, साँचे, ढली वस्तुएं, पाइप, ट्यूब आदि बनाने में। उपयोग थोड़े से ही हैं। उपयोग थैलियाँ बनाने में, पाइप, बोतल आदि बनाने में किया जाता है। ये हो गया हमारा पॉलीथीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा पीवीसी, जिसका हमने नाम सुना होगा। पीवीसी के पाइप भी आते हैं, है ना, जो खेतों में यूज करते हैं, वैसे नलों में यूज करते हैं पीवीसी के पाइप। पॉलीवाइनिल क्लोराइड नाम होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ पर देखो पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक है। ये वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से बनता है। वाइनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, हमने ये पढ़ा था अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके हम एक H को हटा दें और यहाँ पर उसकी जगह पर Cl लगा दें, तो ये हो गया वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। इसके हम N अणु लेते हैं, बहुलकीकरण की क्रिया होती है, बहुलीकरण होता है, तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl, आगे डैश पीछे डैश और यहाँ पर N लगा दो, ठीक है। तो अब देखो इसका नाम क्या है, वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड दोनों सेम हो गए। अब हम बहुलक बनाते हैं तो पॉली लगा देते हैं नाम के आगे, पॉली। तो ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है, एकलक, और ये बना है PVC, इसको बोलते हैं बहुलक। यानी तीर के निशान के इधर जो बनते हैं बहुलक होते हैं, इधर होते हैं वो एकलक होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि PVC के एकलक का क्या नाम है, तो हम बोलेंगे वाइनिल क्लोराइड है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग में हम PVC के पाइप बनाते हैं, पाइप उद्योग में, खिलौने बनाने में, इस तरह से PVC के कई उपयोग होते हैं। जूते चप्पल बनाने में, बरसाती कोट बनाने में, यानी छोटे मोटे बहुत सारे उपयोग होते हैं। बरसाती कोट, जूते चप्पलों के सोल बनाने में आदि इसका उपयोग होता है। इसके बाद जो थर्ड बहुलक है हमारा वो है PAN, है ना, नाम है उसका पॉली। P का मतलब होता है पॉली, A का मतलब होता है एक्रिलो और N का मतलब होता है नाइट्राइल, यानी PAN। तो ये क्या बनता है, इसका हम क्या लिखेंगे, यह एक्रिलो नाइट्राइल के बहुलकीकरण से बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, वही सूत्र लिखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl लगाया था, यहाँ पर क्या लगा देंगे, Cn लगा देंगे। नाम हो गया इसका एक्रिलो नाइट्राइल। क्लियर है अभी, कितने अणु हैं, N। तो बहुलकीकरण कराते हैं, बहुलीकरण कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड लगा दो, Cn आगे डैश इधर डैश और क्या लगा दो, N। नाम क्या हो जाएगा, एक्रिलो नाइट्राइल के आगे पॉली लगा देंगे, ये तो हो जाएगा पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ये पॉली का मतलब P, एक्रिलो और नाइट्राइल, PAN बहुलक हो गया। इसका उपयोग क्या होते हैं, उपयोग भी लिख लो।
इसका जो मेन उपयोग होता है ऊन बनाने में किया जाता है, ऊन बनाने में किया जाता है। ये इसका उपयोग हो गया। ये हो गए PVC, PAN, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। इसके बाद है पॉलीस्टाइरिन। अब देखो पॉलीस्टाइरिन भी क्या होता है, स्टाइरिन के बहुलकीकरण से बनता है। तो इनमें जो उत्प्रेरक होता है वो पेरोक्साइड होता है, वही सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर हम C6H5 लिख देंगे, ये अंतर है बस, ठीक है। ये N अणु लेंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण, जितने भी वो किए थे हमने बहुलक बनाए थे वो सब किसकी उपस्थिति में हो रहे थे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक है तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड लग जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और C6H5। तो इसका नाम क्या हो गया, स्टाइरिन। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डैश लगा दो, ये डैश लगा दो और यहाँ पर नीचे क्या लगा दो, N। ये हो गया पॉलीस्टाइरिन, ठीक है। ये बहुलक हो गया, ठीक है। इसके उपयोग क्या होते हैं, उपयोग चाय के कप बनाने में, बोतलों के ढक्कन बनाने में और रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रेसे। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा रबर, यानी कृत्रिम रबर। क्या पढ़ेंगे, वो है हमारा कृत्रिम रबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कृत्रिम रबर को अभी ऊपर लिखते हैं यहाँ तक। ये हमारे रेसे हो गए, सब में एक ही सूत्र काम में आ रहा है, बस हमें ये चेंज करना है। हमारा जो मेन सूत्र था वो था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिखा था हमने H और H। यदि ये H रहता है, दोनों H है, तो पॉलीथीन बनेगी। इसकी जगह पर Cl लगा देंगे तो क्या बनेगा, PVC बनेगा। और यदि इसकी जगह पर हम CN लगा देंगे तो PAN बनेगा, ठीक है। और यदि C6H5 लगा देंगे तो स्टाइरिन बनेगा, पॉलीस्टाइरिन, ठीक है। ये बहुलक है हमारे, पॉलीथीन चारों हो गए, योगात्मक बहुलक है ये है संश्लेषित रबर। दो तरह के होते हैं, ब्यूनास में ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, इसमें स्टाइरिन को मिलाते हैं। स्टाइरिन का मतलब होता है जो अभी हम पॉलीस्टाइरिन बनाया था वही, है ना, इनको मिलाते हैं तो ब्यूना एस बनता है। ब्यूना एस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस स्टाइरिन से शुरू होता है तो यहाँ एस लगा देते हैं, ठीक है। और यदि ब्यूटाडाइन में एक्रिलोनाइट्राइल मिलाते हैं तो ये एन से होता है, नाइट्राइल होता है तो यहाँ पर एन लगा देते हैं। तो ये संश्लेषित रबर हैं, इनमें प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा होता है, ये कम घिसते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। इनकी सहायता से तेल की टंकियाँ बनाते हैं, टायर ट्यूब बनाते हैं और जूते को नीचे के सोल बनाते हैं। इस तरह से ये संश्लेषित रबर हो गए। और प्रकृति का संश्लेषित बहुलक भी करा दिए हमने। हमारा टॉपिक किया चैप्टर कंप्लीट होता है। तब तक वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।